Good evening, students. Myself Vinod Kumar Yadav. We are studying medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are discussing about the urinary system या excretory system. इसके अंदर अपन कुछ बीमारियों की या कुछ डिजीज़ के बारे में अपन ने पढ़ लिया था. इसके बाद अपन जो नेक्स्ट डिजीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. ये है द नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट. एक साइड मेल का है, एक साइड फीमेल का है. मेल का कौन सा है? मेल दिस एंड दिस इज फीमेल एंड मेल. द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट इज किडनी दोनों में होती है, यूरेटर दोनों में होता है, ब्लैडर दोनों में होता है, यूरिथ्रा दोनों में होता है. प्रोस्टेट केवल मेल्स में पाई जाती है. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है, उनके बीच में एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है. वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स केवल मेल्स में होती है, फीमेल्स में एब्सेंट होती है. इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस होता है यूरिथ्रा का साइज़. यूरिथ्रल साइज इज़ शॉर्टर इन फीमेल्स एंड लॉन्गर इन मेल्स. मेल्स के अंदर यूरिथ्रा का साइज़ बड़ा होता है और फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा का साइज़ छोटा होता है. इसके अंदर सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. तो अपन ये यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करते हैं. अब यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन पास आउट होता है किडनी से यूरेटर, फिर ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू. तो यूरिथ्रा से पहले तो स्टेराइल होता है, कम्प्लीटली स्टेराइल होता है. मतलब पीएच यूरिन का ऐसा मेंटेन रहता है जिसकी वजह से कि नॉर्मली कोई भी इन्फेक्शन वहाँ इजीली नहीं जा सकता. लेकिन यूरिथ्रल जो पार्ट होता है वो स्टेराइल नहीं होता. वहाँ पे इन्फेक्शंस इजीली कोज या इजीली इन्फेक्शंस वहाँ तक पहुँच जाते हैं वहाँ से. तो अगर यूरिथ्रा के थ्रू इन्फेक्शन आगे इफ़ेक्ट कर रहे हैं एपिथेलियल लाइन ऑफ ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. तो आज अपन डिस्कस इन्हीं के बारे में करेंगे. द टॉपिक इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उस ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शंस, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे. तो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या है? किडनी है, ब्लैडर है, किडनी के बाद यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बाद एक्सटर्नल ओपनिंग जिसके थ्रू की यूरिन पास आउट होता है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट. यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्या कहा जाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ये 50 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेंस. वुमेंस के अंदर 50 टाइम्स मोर कॉमन होते हैं. अब इसका रीज़न क्या है? अनहाइजेनिक कंडीशंस और द मोस्ट कॉमन रीज़न इज शॉर्ट यूरिथ्रल साइज़. यूरिथ्रा का साइज़ बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इजीली कांटेक्ट हो जाता है ब्लैडर का बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या यूरिथ्रल पार्ट्स. तो यूरिथ्रा का जो ओपनिंग पार्ट होता है वो और ब्लैडर, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस यूरिथ्रा में रहते हैं वो इजीली ब्लैडर में पहुंच जाते हैं. तो जिसकी वजह से वहाँ पे यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर और किडनी, इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस वुमेंस में ज़्यादा होते हैं रेदर देन मेंस. नेक्स्ट, यूटीआई इज़ अनकॉमन इन मैन बिलो 60 ईयर ऑफ एज. बहुत अनकॉमन होता है मेंस में 60 ईयर ऑफ एज में. मतलब ओल्ड एज में मेंस में भी ये बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जबकि यंग एज में या एडल्ट एज में बहुत रेयर होता है. इसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. मतलब कोई भी इन्फेक्शन जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी स्ट्रक्चर, या किडनी हो सकती है, यूरेटर हो सकता है, ब्लैडर हो सकता है या यूरिथ्रा हो सकता है, उनके अंदर अगर कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लोकेशन. लोकेशन के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया, जिसके अंदर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. लोअर की बात करें
तो लोअर के अंदर सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब होता है ब्लैडर का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ये मेल्स में ही हो सकता है, फीमेल्स में प्रोस्टेटाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इसके बाद यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस। अब ये सब किसमें पाए इंक्लूड किए जाते हैं, लोअर। इसके बाद बात करें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अपर में आता है पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस पेल्विक रीजन या पाइलो मीन्स किडनी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। और इसके अलावा रीनल एब्सेस, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तो वो कोज कर सकता है पस फॉर्मेशन इन द किडनी, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, रीनल एब्सेस। इसके अलावा नॉर्मल इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, ये दो टाइप और बताए गए हैं इसमें, नॉन कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। नॉन कॉम्प्लिकेटेड मतलब इन्फेक्शन हुआ 2-3 दिन अपन ने ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक हो गया, तो वो नॉन कॉम्प्लिकेटेड। और इसकी दूसरा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस, मतलब अगर बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है या रिपीटेटिव हो रहा है या लंबे टाइम तक अगर इन्फेक्शन रह रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन भी बोला जा सकता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में लोकेशन के बेसिस पे ही बांटा गया है, मेनली लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई। नेक्स्ट बात करें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी इज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो किसी भी अदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंचने में बहुत सारे फैक्टर हैं जो हेल्प कर सकते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट बात करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेनली ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई का नाम सुना होगा आपने, जो एक बैक्टीरिया होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। 80% ऑफ इन्फेक्शंस इज इन्फेक्शन ऑफ यूटीआईज बाई ई कोलाई या एस्चेरिशिया कोलाई। इसके अलावा एंटेरोकोकस है, क्लेब्सिएला है, एंटेरोबैक्टर है, प्रोटियस है, सूडोमोनास है, स्टेफाइलोकोकस है एंड कैंडिडा एल्बिगेंस। ये कैंडिडा एल्बिगेंस फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि कोज कर सकता है। इसके बाद रिस्क या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको इन्फेक्शन को होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट फैक्टर्स इंक्रीजिंग यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेसिस मतलब यूरिन के फ्लो में स्टेसिस मतलब रुकावट, या स्टेसिस का मतलब होता है रोकना या उसको फ्लो को स्लो कर देना, रोक देना। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि यूरिनरी स्टेसिस को या यूरिन के स्टेसिस को बढ़ा देते हैं, जैसे कि इंट्रेंसिंग एक्सट्रेंसिक ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी इंट्रेंसिंग मतलब किडनी के अंदर एक यूरेटर ब्लैडर में कहीं पे भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे स्टोन हो गया या कोई और ग्रोथ हो गई, तो उन सब की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो यूरिनरी स्टेसिस कर देगा और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, अगर यूरिन रिटेन रह रहा है किडनी में, यूरेटर में या ब्लैडर में, कहीं पे भी अगर यूरिन रिटेन रह रहा है, उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर रीनल इम्पेयरमेंट, अगर किडनी के कोई सेल्यूलर फंक्शनिंग लॉस हो या फ्लो कम हो गया हो, तो रीनल या किडनी सही से काम नहीं कर रही हो तो उसकी वजह से भी यूरिनरी स्टेसिस हो सकता है, जो कि अफेक्ट कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को वहाँ तक पहुँचने में और यूटीआई कोज करने। इसके बाद फॉरेन बॉडीज़ मतलब बाहर से कोई चीज़ें ऐसी आके किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में अटक गई हो, फंस गई हो या रुक गई हो, तो वो कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई, यूरिनरी स्टोन्स, कैल्कुलाई मतलब स्टोन्स या रीनल कैल्कुलाइज, जो कि किडनी में हो सकती हैं, यूरेटर में हो सकती हैं, ब्लैडर में हो सकती हैं, कहीं पे भी अगर हो रही है तो वो फॉरेन बॉडी काउंट की जाएगी और वो कोज कर सकती है या रिस्क बढ़ा सकती है यूटीआई होने के। इसके बाद बात करें कैथेटर्स। इसके अलावा कैथेटर्स मतलब जो कि ट्यूब्स यूज की जाती हैं जो यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए किसी ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद, या कोई भी
पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब कैथेटर्स यूज किए जाते हैं तो कैथेटर भी एज ए फॉरेन बॉडी वर्क करते हैं और उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मतलब उसके साथ अगर इन्फेक्शियस कैथेटर अपने डाल दिया हो या एसेप्टिक टेक्निक्स यूज ना की हो तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो वो यूरिनरी ट्रैक्ट में जा सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंटाइजेशन, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं अपन किसी ट्रीटमेंट के लिए या किसी विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे सिस्टोस्कोप यूज किया जाता है ब्लडर को विजुअलाइज करने के लिए, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्शियस हो या उस टाइम एसेप्टिक टेक्निक्स यूज ना की हों तो उनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एनाटॉमिक फैक्टर्स, अगर कोई एनाटॉमिक ऐसा चेंज है या कोई ऐसी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि इन्फेक्शन ईजीली स्प्रेड हो सकते हैं, तो वो फैक्टर्स जैसे कि कंजेनाइटल डिफेक्ट्स लीडिंग ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी स्टेसिस, कोई भी ऐसा कंजेनाइटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से यूरिनरी स्टेसिस हो रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाए एनएस से या वेजाना से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए यूरिनरी ट्रैक्ट, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। शॉर्टर फीमेल यूरिथ्रा, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है फीमेल्स में ज़्यादा होने के यूटीआईस और ओबेसिटी। इसके बाद बात करें तो फोर्थ फैक्टर्स कंपेराइजिंग इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स को कंपेराइज कर रहे हैं, इम्यून रेस्पॉन्स इफेक्ट हो रहा है, तो वो फैक्टर्स जैसे एजिंग, ओल्ड एज में आके इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है या इम्यूनिटी वीक हो जाती है जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, वो एचआईवी अपनी इम्यूनिटी वीक कर देता है या डब्ल्यूबीसी में अटैक करना चालू कर देता है, डब्ल्यूबीसी या काउंट कम हो जाता है, जो कि डिफेंस के लिए या डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एचआईवी के पेशेंट्स में भी बहुत रिस्क बढ़ जाती है यूटीआई होने की। और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस, इन्फेक्शन हो गया तो वो जल्दी से रिकवर नहीं होता है। कोई भी अगर इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शियस या ट्रोमेटिक कंडीशन है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस डिले कर देता है सबको और जल्दी से रिकवर नहीं होती हैं। इसके अलावा फंक्शनल डिसऑर्डर्स में कॉन्स्टिपेशन है या वॉइडिंग डिसफंक्शन, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। और अदर में प्रेगनेंसी में क्या होता है, पीएच चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं जिनकी वजह से यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्ट हो सकता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स में जैसे हो सकता है। और पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करी हुई है तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं, जिनको रिस्क फैक्टर या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अपन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी कुछ खास इसमें इफेक्टिव या कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं है। नॉर्मली सबसे पहले कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन्वेजन, यहाँ पे रीनल पेल्विस मैंने एक का डाला है, तो आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे ब्लैडर तक आया, यूरेथ्रा तक आया, पेल्विक रीजन तक आया, तो माइक्रोबियल इन्वेजन हुआ रीनल पेल्विस तक, या रीनल पेल्विस की जगह आप डाल दो ब्लैडर या यूरिथ्रा। इसके बाद अगर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम उसको एज ए फॉरेन बॉडी रिसीव करेगा और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा, तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो गया, अगर अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम मजबूत है और इन्फेक्शन कमी है तो डिफेंस सिस्टम उसको रोक के ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी वीक है या कोई और रिस्क फैक्टर्स अगर साथ में इंक्लूडेड है तो वो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा पूरा कम्प्लीटली और धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस या स्कार टिश्यूज़ अब वहाँ की सेल्स डेड होना चालू हो जाएंगी और वो फाइब्रोसिस या स्कार में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। और धीरे धीरे अगर ये सिचुएशन बढ़ती गई तो अगर ये रीनल पेल्विस की बात कर रहे हैं इसमें तो डिक्रीज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सीक्रेशन, ये रीनल पेल्विस के में अफेक्ट करेगा। अगर ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर में ब्लैडर से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, यूरिथ्रा में यूरिथ्रा से रिलेटेड, तो
यहाँ पे मैंने एक रीनल पेल्विस की डाली है, जिसमें क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सब में सेम ही होगा, डिक्रीज। यहाँ पे फाइब्रोसिस स्कार टिश्यूज़ हैं, इसके बाद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस हो सकते हैं, पेन हो सकता है, या जो भी साइन एंड सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं वो सब हो सकता है। तो माइक्रोबियल इन्वेजन होगा, उसके बाद इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा। अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है तो फाइब्रोसिस या स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और कम है जैसे कि 2-3 दिन में, जैसे मैंने बताया था, अनकॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और केवल जो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स है वही अराइज होंगे। लेकिन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे फाइब्रोसिस एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लग जाएगा, डिक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, इसके अलावा ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, वो सारी कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। तो सिंपली पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबियल इन्वेजन होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा, इन्फ्लामेशन अगर नॉर्मल है, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो साइन एंड सिम्टम्स अराइज होंगे, ट्रीटमेंट देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर है तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस, स्कार्स और वो फंक्शन अल्ट्रेशन हो सकता है और साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, मतलब बार बार बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आएगी यूरिनेशन की, या यूरिन पास आउट करने की, या यूरिन करने की बहुत ज़्यादा अर्ज आएगी, या स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट इच्छा होगी बार बार यूरिनेट करने की। इसके अलावा सेकंड, बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेट, यूरिन जब पास आउट होगा तो उसके साथ जब जैसे जैसे यूरिन का फ्लो होगा एक बर्निंग सेंसेशन यानी जलने वाली फीलिंग आएगी, बहुत सीवियर बर्निंग सेंसेशन होगा। इसके बाद फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बार बार और थोड़ी थोड़े अमाउंट में ही यूरिन पास आउट होगा। यूरिन क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगी, यूरिन की क्लाउडी मतलब बादलों की तरह, या वाइट वाइट सी क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगी। या अगर ब्लड इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आर्टरीज रप्चर हो गई हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, यूरिन की अपीयरेंस कैसी हो सकती है, रेड हो सकती है, क्योंकि ब्राइट पिंक हो सकती है, कोला कलर्ड हो सकती है। अगर पुराना ब्लड है बहुत पहले का तो कोला कलर्ड हो सकती है। रेड और ब्राइट पिंक अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, यूरिन में स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी या स्मेलिंग यूरिन होगा। इसके अलावा पेल्विक पेन, अगर वुमेंस में यूटीआई है तो पेल्विक पेन हो सकता है, स्पेशली इन द सेंटर ऑफ पेल्विस एंड अराउंड द एरिया ऑफ प्यूबिक बोन, पेल्विस के सेंटर में या एरिया प्यूबिक बोन के अराउंड एरियाज़ के अंदर आपको पेल्विक पेन फील हो सकता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन फीचर्स क्या है इसके, बर्निंग सेंसेशन है, फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन है, परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट है, क्लाउडी यूरिन हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेजेंट है तो ब्राइट पिंक, रेड और कोला कलर्ड, ओल्ड ब्लड है तो कोला कलर्ड, और अगर फ्रेश ब्लड है तो रेड और ब्राइट पिंक हो सकता है, स्मेलिंग यूरिन और पेल्विक पेन। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करने से अपने को पता चलेगा यूरिन की कंसिस्टेंसी, उसकी उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए यूरिन कल्चर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। और यूरिन कल्चर करने के लिए अपने को क्लीन कैच सैंपल चाहिए होगा। क्लीन कैच सैंपल मतलब क्लियर, ऐसा नहीं है कि आप अनहाइजेनिक कंडीशंस आप यूज अनहाइजेनिक कंडीशंस में आप यूरिनरी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो बोतल यूज कर रहे हैं वो भी हाइजेनिक होनी चाहिए, आप हाइजेनिक कंडीशन आपके हैंड वॉश किया हुआ, और ऐसे कुछ प्रोसीजर फॉलोज करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप एक फ्रेश और क्लीन कैच सैंपल, मतलब किसी अदर इन्फेक्शंस के उसके अंदर होने के, यूरिन के अंदर होने के चांसेस कम हो जाएं, तो ऐसी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसके अलावा यूएसजी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन करके देख सकते हैं, सिस्टोयूरेट्रोग्राम या सिस्टोस्कोपी, ब्लैडर और यूरेटर को असेस करने के लिए, या सिस्टोस्कोपी ब्लैडर को असेस करने के लिए, और आईवी पाइलोग्राम, जिसकी बात अपन ने पहले भी की थी, स्टोन में भी डाई यूज की जाती है, और फिर उसका एक्सरे करके अपन विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, ऐसे पता चल जाएगा अपने को यूरिन कल्चर और ब्लड टेस्ट से ही कि इन्फेक्शन है या नहीं है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो जाती है तो उनमें अपने को और ज़्यादा डिटेल्ड
इन्वेस्टिगेशन या डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके लिए अपन यूएसजी, एक्सरे, सिस्टोस्कोपी, आईवी पाइलोग्राम ऐसे ही प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या दो तरह का हो सकता है, एक्यूट और लॉन्ग टर्म। एक्यूट मतलब अगर इन्फेक्शन अपन ने नॉर्मल इन्फेक्शन है, दो तीन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज और कॉम्प्लिकेटेड केसेज जो अपन ने बात की थी, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेज में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा, और जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं उनमें एक्यूट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से काम चल जाएगा। 3 से 4 दिन का या 7 से 10 दिन का अपन ने कोर्स दे के देखा और उसमें ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट तो वही होगा, एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स ही होंगी, लेकिन एंटीबायोटिक्स की ड्यूरेशन अगर 3 से 4 दिन या 7 से 10 दिन तक के पीरियड में ठीक हो जा रहा है पेशेंट, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज है तो ऐसा हो जाएगा, तो उसको अक्यूट फार्माकोलॉजी। और लॉन्ग टर्म बहुत लंबे टाइम तक या कॉम्प्लिकेटेड केसेज जो होते हैं उनके अंदर लॉन्ग टर्म थेरेपीज यूज की जाती हैं। तो अक्यूट फार्माकोलॉजिकल कंडीशन थेरेपी में 3 से 4 दिन का या 7 से 10 दिन का रेजिमेंट दे के देखते हैं, शॉर्ट कोर्स के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स सिफेलोस्पोरिन और एम्पिसिलिन है अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉम्बिनेशन के साथ। इसके अलावा ट्रिमिथोप्रीम है, सल्फेथायोजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, लियोफ्लोक्सासिन है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, या फेंजोपाइरिडीन है जो कि एक यूरिनरी एनाल्जेसिक के तौर पे काम। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक डायूरेटिक होती है जो कि यूरिनरी रिटेंशन अगर हो रखा तो उसको रिलीव करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन डायूरेटिक होती है, और फेनोजोपाइरिडीन यूरिनरी एनाल्जेसिक, और इसके अलावा जो है वो सारी एंटीबायोटिक्स। इसके बाद लॉन्ग टर्म फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, अगर बार बार रिकरेंट या थोड़े टाइम में ठीक नहीं हो रहा है तो अपन लंबे टाइम तक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे 6 महीने तक का भी हो सकता है, या 1 महीना 2 महीना, जब तक कि आप पेशेंट को कम्प्लीटली रिकवर ना कर दें तो लॉन्ग टर्म फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यूज की जाती है। इसके बाद बात करें नर्सिंग असेसमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट से पहले अपन एक बार इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में बात करें तो यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट में अपन बात करते हैं किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरिथ्रा, ये 4 चीज़ें होती हैं। मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मेल्स के अंदर यूरिथ्रा का साइज़ बड़ा होता है जबकि फीमेल्स में यूरिथ्रा का साइज़ छोटा होता है। मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जबकि फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है। इसके अलावा सब सिमिलर होता है। और एक चीज़ और, फीमेल्स में इंटरनल स्पिंक्टर नहीं पाया जाता जबकि मेल्स में इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर 2 होते हैं। फीमेल्स में केवल एक्सटर्नल स्पिंक्टर ही होता है। अब अगर इन ऑर्गन्स में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसका कोज मेनली बैक्टीरियल कोज है। इसके अलावा कुछ प्री डिस्पोजिंग या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें यूरिनरी स्टेसिस है, इम्यूनिटी है, या फॉरेन बॉडीज़ है, और भी बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि मिलके इसके होने के चांसेस को या इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके बाद बात करें पैथोफिजियोलॉजी में, तो नॉर्मल सा प्रोसेस है पैथोफिजियोलॉजी का। बैक्टीरियल इन्वेजन होगा, बैक्टीरिया आएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। वहाँ पे अगर डिटेल से बताएं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे सबसे पहले इन्वेजन ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे इन्वेजन हुआ वहाँ पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा, एक्टिवेट होगा, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, वो सब WBC वहाँ पे आएंगी और वहाँ पे आके उसका फैगोसाइटोसिस या उसका पे अटैक करना शुरू कर देंगे। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो अपना इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसके बाद अपने इम्यून सिस्टम के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो क्या कर देगा, वहाँ पे इन्फेक्शन अपना नंबर बढ़ाने लग जाएगा और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इन्फेक्शन होगा, सेल्स कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट होंगी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएंगे, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर अपने ट्रीटमेंट दिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और ट्रीटमेंट नहीं हुआ या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था तो वो धीरे धीरे बढ़ सकता है और कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है जिसका कि ट्रीटमेंट अपने को लंबे टाइम तक करना पड़ सकता है। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में
बर्निंग सेंसेशन है, अर्जेंट या स्ट्रॉन्ग अर्ज है, फ्रीक्वेंटली और स्मॉल अमाउंट यूरिन पास आउट है, क्लाउडी यूरिन हो सकता है, रेड पिंक या कोला कलर्ड यूरिन हो सकता है। इसके अलावा पेल्विक पेन, अगर फीमेल्स में यूटीआई में पेल्विक पेन भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मेनली ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर, यूरिन टेस्ट। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स जैसे सिस्टोस्कोपी, सिस्टोयूरेट्रोस्कोपी और आईवी पाइलोग्राम से अपन असेस करके देख सकते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो अक्यूट और लॉन्ग टर्म। अक्यूट के अंदर अगर इन्फेक्शन नॉर्मल होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस की बात करें तो उनके अंदर अक्यूट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, जिनसे कि 3 से 4 दिन या 7 से 10 दिन के कोर्स के अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर इनमें ठीक नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी यूज की जाती है। जब सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो लॉन्ग टर्म थेरेपी जो 6 महीने 4 महीने में तक चल सकती है। इसके बाद बात करें अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में हिस्ट्री ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, प्रेजेंस ऑफ पेन, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड हेजिस्टेंसी, चेंज इन यूरिन कलर, यूरिन की कंसिस्टेंसी, जो भी चेंज आ रहा है जो सारे डॉक्यूमेंटेड एंड रिपोर्टेड। इसके बाद पेशेंट की नॉलेज के अंदर जो भी उसने एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस या कुछ लिया है उनके बारे में अपन पता लगा सकते हैं, जिससे कि अपने को पेशेंट की प्रायोरिटीज़ का पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या क्या प्रायोरिटीज़ है। इसके बाद अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एज मैनिफेस्टेड बाई पेन ऑन यूरिनेशन या बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेशन, सुप्राप्यूबिक पेन, पेल्विक पेन और ब्लैडर स्पाज्म से अपन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या एविडेंस्ड बाई, मैनिफेस्टेड बाई या एविडेंस्ड बाई एक ही बात। अब गोल क्या होगा, पेन को, डिस्कम्फर्ट को रिलीव करना। अब इसके अंदर इंटरवेंशन मैंने ये फॉर्मेट बनाया क्योंकि अगर पीपीटी में मैं वो टेबल वाला फॉर्मेट बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। लेकिन तुम्हें नोट्स में टेबल वाला फॉर्मेट बना के ही लिखना है, याद रखना। जब नोट्स बनाओ तो टेबल वाला फॉर्मेट ही यूज करना और एग्ज़ाम में भी टेबल वाला फॉर्मेट ही यूज करना। इंटरवेंशन की बात करें तो ऑनसेट का ड्यूरेशन का लेवल असेस करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं, डाइवर्जनल थेरेपीज़ दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, और पेशेंट को फेंजोपाइरिडीन, जो अपन ने अभी ड्रग की बात की थी जो कि यूरिनरी एनाल्जेसिक होती है, वो दे सकते हैं। उसकी वजह से कलर का चेंज हो सकता है यूरिन का, तो डरने वाली बात नहीं है, इसके बारे में पेशेंट को बताना है। और हीटिंग पैड्स अपन पेनफुल एरिया पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 4 नर्सिंग डायग्नोसिस बताएं, तो बाकी 3 आप नोट कर लेना। सेकंड है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, थर्ड है हाइपरथर्मिया, फीवर हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, और लास्ट इज रिस्क फॉर री इन्फेक्शन एक बार ठीक होने के बाद, जो कि मैंने बताया कॉम्प्लिकेटेड केसेज और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज के बीच में डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूटीआई के अंदर। यूटीआई में आप अगर एक बार आपका पेशेंट 3 से 4 दिन में 7 से 10 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, तो आप उसको ये नर्सिंग डायग्नोसिस या इसको ये नॉलेज दोगे कि री इन्फेक्शन होने से बचे। तो उसके लिए जो भी आप उसको फीचर्स बताओगे या कुछ हेल्थ एजुकेशन दोगे, वो सब के बारे में आपने बताना है। तो समझ में आया? थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर कोई डाउट हो तो इसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं ग्रुप पे मैसेज करके। नेक्स्ट क्लास कब होगी देखते हैं। अच्छे से पढ़ना, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो सुनो, बार बार सुनो। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया है तो दोबारा नहीं पूछ सकते सर से। सुनने में समझ नहीं आ रहा है, कोई स्पीच प्रॉब्लम है या मेरी आवाज़ समझ नहीं आती है, तो उसके बारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। और कोई भी डाउट हो वो मेरे को मैसेज कर देना, बता देना, मैं उसको फ़ोन पे मैसेज पे जैसे भी सूटेबल होगा मैं आपको बताऊँ। थैंक यू गाइस।